जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम डे पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरण, ठीक है, एनवायरनमेंट, जो यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनवायरनमेंट के, उसी को आज हम कवर करेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 है, उसी को ध्यान में रखते हुए जो एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने कुछ इस क्लास में कवर करने की कोशिश की है। देखिए स्टार्ट करते हैं हम। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, हिमालयन क्षेत्र हॉटस्पॉट का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि हिमालयन क्षेत्र, जो हिमालय का क्षेत्र है उसमें जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं यानी कि आरक्षित क्षेत्र, तो उसका कितने प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है, ठीक है। बताना है आपको 50%, 64.9%, 44.4%, 1.28%, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितना क्षेत्र पाया जाता है, तो वो पाया जाता है 44.4%, ठीक है। ध्यान रखना है आपको 44.4% क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र का हॉटस्पॉट का कितने प्रतिशत भाग है, 44.4%, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वोच्च पोषण प्राप्तकर्ता कहलाते हैं, कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वोच्च पोषण प्राप्तकर्ता, जिनको सर्वोच्च पोषण प्राप्त होता है उनको क्या बोलते हैं, उत्पादक, ऑप्शन बी है उपभोक्ता, ऑप्शन सी है आपका अपघटक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिनको पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वोच्च पोषण प्राप्त होता है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अपघटक, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ध्यान रखना है आपको, अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का मात्र कितने प्रतिशत भाग हरे पेड़ पौधों द्वारा संचित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए प्रकाश ऊर्जा का, जो प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा है उसका कितने प्रतिशत भाग हरे पेड़ पौधों द्वारा संचित रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, वो अपनी ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो कितने प्रतिशत भाग है वो, 1 से 5%, 5 से 10%, 10 से 15%, या 15 से 20%, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो कितने प्रतिशत है, तो 1 से 5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया, ठीक है। तो बताना है आपको कि भारत का जो संविधान है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया। तो ऑप्शन ए है आपका 1972, 1974, 1976 और 1978। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 1976। 1976 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, इसके तहत क्या 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। कौन सा 44वां संविधान संशोधन 1976 में, ध्यान रखना है आपको, सॉरी 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 44वां हुआ था 78 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को कब विभाजित किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को कब विभाजित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कब विभाजित किया गया। देखिए कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरांचल नाम इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को कब विभाजित किया गया। उत्तरांचल किसका पुराना नाम है, उत्तराखंड का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिले काटकर एक राज्य बनाया गया आपका, कौन सा, उत्तराखंड, जिसको आप वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, उसको का क्या नाम था पुराना, उत्तरांचल, ठीक है। तो कब, सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जम्बूद्वीप का जनसंख्या के आधार पर स्थान है, जम्बूद्वीप का जनसंख्या के आधार पर स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा।
तो बताना है आपको कि जम्बू द्वीप का जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान है, तो पहला। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। यूपी है आपका, उसके संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। इसमें बताना है कि यूपी के लिए कौन सा जो ऑप्शन है आपका वो मैच नहीं करता। राजकीय पक्षी क्रोंच है, ये राइट है। राजकीय पशु बारहसिंगा है उत्तर प्रदेश का। राजकीय पुष्प ये कमल नहीं है, क्या है पलाश। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, यही आपका गलत है यूपी के बारे में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा बायोम में पाया जाने वाला जीव है। टुंड्रा बायोम में पाया जाने वाला जीव है। पहला है रेडियार सील मछली, झाड़िया नागफनी बबूल, दरियाई घोड़ा जंगली भैंस या हिरन, हाथी गैंडा या जंगली सुअर। ठीक है, तो टुंड्रा बायोम में पाया जाने वाला जीव है वो कौन सा है, रेडियार सील मछली। ठीक है, रेडियार सील और मछली, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसको आप बोलते हैं पीयूष ग्रंथि के नाम से भी। स्टेपीज ये कहाँ पर पाई जाती है, कान में। लीवर या यकृत, और फीमर, फीमर पाई जाती है आपकी जांग में। तो ये मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी है वो किस में पाई जाती है, जांग में, जिसका नाम क्या है फीमर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें बताना है आपको कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो कौन सी है, यकृत। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली रेल कब चली। भारत में जो पहली रेल चली वो कब चली, तो वो बताना है 1851, 1853, 1859 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भारत की जो पहली रेल चली वो कब चली, 1853 में। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चली मुंबई से ठाणे के बीच। और कितने किलोमीटर की दूरी तय की इसने, तो 34 किलोमीटर। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है, तो पहला ऑप्शन है आपका डिप्थीरिया, खाली खांसी या टिटनेस। ऑप्शन बी है पोलियो, डिप्थीरिया, तपेदिक। थर्ड है आपका टिटनेस, तपेदिक, पोलियो, और फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। तो डीपीटी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। ठीक है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में अमेरिका से क्या नहीं लिया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान में अमेरिका से क्या नहीं लिया गया है। मूल अधिकार, ठीक है, प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना की भाषा या स्वतंत्र न्यायपालिका। तो आपको बताना है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। प्रस्तावना का विचार भी कहाँ से, यूएस से लिया गया है। और स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी अमेरिका से ली गई है। लेकिन इसमें से क्या नहीं लिया गया, तो प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। तो ध्यान रखना है आपको कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थित नहीं है। आपको बताना है कि जो यूपी है आपका, उसमें इनमें से कौन सा यूपी में नहीं है। तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य ये चंदौली में है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये लखीमपुर में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ का है, गुजरात का। ठीक है, ये गुजरात का। और पीलीभीत अभ्यारण्य पीलीभीत में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको ध्यान रखना है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। और किस लिए प्रसिद्ध है ये, तो एशियाई बब्बर शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और किस राज्य में है, गुजरात में। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असत्य कथन की पहचान करें। इसमें आपको असत्य कथन बताना है, वो कौन सा है। तो एक है आपका भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है, वो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में।
सेकंड है राउरकेला इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में। थर्ड है आपका दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल। और ऑप्शन डी है आपका बिस्विया स्टील कारखाना। ठीक है, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये आपका क्या है, गलत है, इसमें असत्य कथन है। ये कहां पर है, राउरकेला उड़ीसा में, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के संबंध में असत्य कथन है। आपको बताना है कि जैव विविधता के बारे में जो एक असत्य कथन है वो कौन सा है। जैविक विविधता उच्च अक्षांशों में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, जैविक विविधता उच्च अक्षांशों में सर्वाधिक पाई जाती है। प्रजाति जैव विविधता का आधार है। ऑप्शन सी है आपका समुदाय जैव विविधता का अध्ययन एक परितंत्र में किया जाता है। और ऑप्शन डी है परितंत्र जैव विविधता का अध्ययन एक से अधिक परितंत्र में किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जैव विविधता के संदर्भ में असत्य कथन बताना है आपको, तो वो होगा आपका जैव विविधता उच्च अक्षांशों में सर्वाधिक पाई जाती है। ये आपका गलत है, जैव विविधता उच्च अक्षांशों में निम्नतम है इसकी मात्रा। ठीक है, तो वो निम्न पाई जाती है, ना कि सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको असत्य कथन बताना है कि असत्य कौन सा है इनमें से। तो सल्फर डाइऑक्साइड किसके लिए, स्टोन कैंसर के लिए। किसका यूज किसके लिए होता है, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है जलवाष्प। ठीक है, तो आपको असत्य कथन बताना है इसमें। सल्फर डाइऑक्साइड किसके लिए, स्टोन कैंसर के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, इसके आगे का जो दिया हुआ नहीं है इसमें था ये गला घोटू गैस, गला घोटू गैस। ठीक है, इसके आगे था ये, टाइपिंग मिस्टेक है। और जलवाष्प किसके लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड निमोनिया के लिए। ठीक है, तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड आपका स्टोन कैंसर के लिए, ये ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये गला घोटू गैस, यही आपका क्या है, गलत है। जो गला घोटू गैस है उसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज होता है। ठीक है, जो अंगीठी में जो जलने वाली, कोयले से जलने वाली अंगीठी होती है, उसको यदि आप बंद कमरे में रखते हैं तो, और अगर वायु का प्रवेश उसमें ना हो, ठीक है, बंद कमरे में यदि आपकी कोयले से जलने वाली अंगीठी रखी हुई है और वायु से क्रिया ना हो, तो उसका जो उससे उठने वाला जो धुआं है, ठीक है, उससे उठने वाले धुएं से क्या होगा कि कभी कभी होता है कि आदमी सोता ही रह गया। ठीक है, तो वो उसी के लिए है। उससे किस गैस का, कौन सी गैस निकलती है अंगीठी से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है और तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। आपको फसल बतानी है कि कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल या नकदी फसल। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर में कौन सी फसल लगाई जाती है, तो रबी की फसल। ठीक है, और मार्च अप्रैल में क्या होती है, उसकी कटाई। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है, केसर उत्पादन से, भिंडी उत्पादन से, अंडा उत्पादन से या चाय उत्पादन से। तो आपको बताना है कि जो ग्रीन गोल्ड क्रांति है आपकी, उसका उत्पादन किससे है या संबंध, तो उसका संबंध है चाय उत्पादन से। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। जो क्रांति की अलग से क्लास है वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, अलग से पढ़ाया हुआ है सारी क्रांतियों के बारे में। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं जितने भी क्रांतियां हैं आपकी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि श्रावण की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, श्रावण की पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती, रक्षाबंधन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि श्रावण की पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है। अभी आपका एक त्योहार बीता है, कौन सा, रक्षाबंधन। ठीक है, तो रक्षाबंधन कब मनाते हैं, श्रावण की पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य रूप से कौन दो घटक होते हैं। आपको बताना है
कि आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें मुख्य रूप से जो दो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला है आपका पादप जीवधारी, ऑप्शन बी है आपका जैविक तथा अजैविक, ऑप्शन सी है हाथी और मेंढक, ऑप्शन डी है आपका तालाब व झील। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो मुख्य घटक होते हैं वो क्या होते हैं, जैविक और अजैविक। ठीक है, तो ऑप्शन बी जैविक तथा अजैविक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सर्वप्रथम पौधों के किस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सर्वप्रथम पौधों के किस भाग में, यानी कि पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं वो सबसे पहले किस भाग में करते हैं, तने के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, जड़ के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो पौधे ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वो किससे करते हैं, पत्तियों से। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में कौन सी अधिक हानिकारक है। या आपको कुछ परावैंगनी किरणें दी हुई हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सी अधिक हानिकारक है। हानिकारक तो सभी हैं लेकिन कौन सी अधिक है इनमें से, UVA, UVB, UVC, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन सी UVC। ठीक है, ये परावैंगनी जो किरण है ये सबसे अधिक हानिकारक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दुर्घटना स्थल पर रक्त जांच की सुविधा न हो, यदि आपके साथ कोई दुर्घटना होती है और वहां पर दुर्घटना स्थल पर ही रक्त जांच की सुविधा ना हो तो किस समूह का ब्लड चढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि उस टाइम पर किस समूह का ब्लड चढ़ेगा आपको। तो ऑप्शन ए है आपका ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है AB, और ऑप्शन डी है आपका O। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसका ब्लड चढ़ना चाहिए, तो AB। ऑप्शन डी क्या, सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा AB, क्योंकि वो क्या है, सर्वग्राही है, और O क्या है आपका O पॉजिटिव, वो है सर्वदाता। ठीक है, तो O वाला किसी को भी दे सकता है और AB पॉजिटिव वाला वो किसी का भी ब्लड ले सकता है, ध्यान रखना है आपको, लेकिन एंटीजन और एंटीबॉडी की जांच के बाद, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण का मानक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण का मानक बताना है आपको। 75 से 70 डेसिबल, 65 से 55 डेसिबल, 55 से 45 डेसिबल और 50 से 40 डेसिबल। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण का मानक क्या होगा, 75 से 70 डेसिबल, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंदा देवी चोटी प्रसिद्ध है। जो नंदा देवी चोटी है उत्तराखंड में वो किस लिए प्रसिद्ध है, शेरों के लिए, चीता के लिए, गिद्ध के लिए, या फूलों के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि नंदा देवी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हिम तेंदुआ या चीतों के लिए, ध्यान रखना है आपको। सॉरी, ये किस लिए, नंदा देवी फूलों के लिए, इसीलिए उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, फूलों के लिए, ध्यान रखना है, मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए है आपका भूमध्य रेखा का मान 0 डिग्री होता है। सही है भाई आपका, कि भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा का मान कितने डिग्री होता है, 0 डिग्री। ऑप्शन बी है आपका कर्क रेखा व मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तर दक्षिण स्थित है। सही है आपका ये भी। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका आर्कटिक व्रत व अंटार्कटिक व्रत 66.5 डिग्री उत्तर व दक्षिण स्थित है। अंटार्कटिक व्रत उष्ण कटिबंधीय भाग, उष्ण कटिबंध का भाग है। ठीक है, ऑप्शन डी में अंटार्कटिक व्रत उष्ण कटिबंध का भाग है, यही आपका क्या है, ऑप्शन गलत है। तो आपको ध्यान रखना है जो असत्य है वो कौन सा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई, 24 अक्टूबर 1942,
24 अक्टूबर 1943, 24 अक्टूबर 1944 और 24 अक्टूबर 1945। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको ध्यान रखना है, एक चीज तो आपको कंफर्म है कि इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको वो 24 अक्टूबर है। तो जो मंथ है आपका वो तो क्लियर है, आपको केवल सन ध्यान रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र या यूएनओ की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 को। ध्यान रखना है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की क्या हुई? स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट लवलीहुड पुरस्कार वंदना शिवा को कब प्रदान किया गया था? राइट लवलीहुड पुरस्कार वंदना शिवा को कब प्रदान किया गया? 1992 में, 1994 में, 1993 में या 1995 में? ठीक है, तो ये कब किया गया? 1994 में। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ऑप्शन बी है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता है। ऑप्शन सी है घास परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। और ऑप्शन डी है वृक्ष परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका? घास परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है, ये आपका गलत है। ठीक है, ये कैसा बनता है? सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि की आवृत्ति का मापन किया जाता है। तो ध्वनि की आवृत्ति किस में मापते हैं? तो डेसिमल में, हर्ट्ज में, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की आवृत्ति किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। ध्यान रखना है आपको, हर्ट्ज में ध्वनि की आवृत्ति को मापा जाता है। नेक्स्ट है प्रदूषण के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। प्रदूषण के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए है आपका लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है। जो लाइकेन है आपका वो वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है, सही बात है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, यह भी सही है। ऑप्शन सी है आपका संख्या प्रदूषण का संबंध जल प्रदूषण से है, यह आपका सांख्य है। ध्यान रखना है आपको, ये सांख्य है। तो सांख्य प्रदूषण का संबंध जल प्रदूषण से है, ये क्या है आपका? असत्य कथन है। पारायुक्त जल का सेवन करने से मिनीमाता नामक रोग होता है, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? इनमें बताना है कि कौन सी जो वनस्पति है वो प्राकृतिक मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। महोगनी, कैक्टस, फर या चंदन। तो बताना है आपको कि इनमें से कौन सी वनस्पति प्राकृतिक जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनमें पाई जाती है। तो वो पाई जाती है आपकी कैक्टस। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका झुमागमाओ सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो झुमागमाओ सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? भारत में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में या ब्राजील में? तो ये कहाँ पर पाया जाता है? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भोपाल गैस दुर्घटना या भोपाल गैस त्रासदी किस देश की कंपनी में हुआ था? भोपाल गैस दुर्घटना किस देश की कंपनी में हुआ था? चीन, रूस, अमेरिका या जापान? तो ये किस में हुआ था? अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोअर लेक और अपर लेक कहाँ पर पाए जाते हैं? लोअर लेक या अपर लेक कहाँ पर पाए जाते हैं? लखनऊ, भोपाल, इंदौर या बेंगलुरु? तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? भोपाल में, लोअर लेक और अपर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेट्रोफा के बीज से सामान्यतः कितना प्रतिशत तेल निकाला जाता है? तो आपका जेट्रोफा होता है, उसके बीज से सामान्यतः कितने प्रतिशत तेल निकाला जाता है? तो वो 10 से 15%, 20 से 25%, 25 से 30% या 50 से 55%। तो कितना तेल निकाला जाता है? 25 से 30%।
ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है? ठीक है, तो संसद के कितने सदन हैं बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि संसद के कितने सदन हैं। उससे पहले क्वेश्चन पर आते हैं हम। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो कौन बुलाता है संसद का संयुक्त अधिवेशन? तो राष्ट्रपति। अब संयुक्त अधिवेशन क्या? तो लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसी को क्या बोलते हैं? संयुक्त अधिवेशन। मैंने आपसे पूछा कि संसद का के कितने सदन होते हैं, तो संसद के केवल 2 सदन होते हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लेकिन अगर क्वेश्चन में हो कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो इसमें आपको क्या राष्ट्रपति को और ऐड करना है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंग कितने होते हैं? 3, और सदन कितने होते हैं? 2। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या मीथेन। ठीक है, तो इनमें से जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो कौन सी है? हाइड्रोजन। ठीक है, बाकी ये तीनों कैसी हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाए तो वह क्या कहलाता है? जब एक जीव को लाभ होता है बगैर दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाए तो वह क्या कहलाता है? परजीवी, मृतोपजीवी, सहभोजी या सहजीवी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सहजीवी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महासागरों में सर्वाधिक लवण पाया जाता है। महासागरों में सर्वाधिक लवण पाया जाता है। ऑप्शन ए है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आपको बताना है कि महासागरों में जो सर्वाधिक लवण पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेग से मानव का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? ठीक है, जो प्लेग आपका रोग होता है उससे मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो ऑप्शन ए है आपका फेफड़ा, ऑप्शन बी है आंत, ऑप्शन सी है गुर्दा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्लेग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका फेफड़ा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, फेफड़े प्लेग से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीठा पादप का उत्पाद होता है। रीठा जो पादप है उसका उत्पाद होता है। जो साबुन का विस्थापन है, रीठा का प्रयोग किसके संरक्षण के लिए किया जाता है? ठीक है, तो रीठा का प्रयोग किसके संरक्षण के लिए किया जाता है? बालों के, त्वचा के, कोशिकाओं में या इनमें से कोई नहीं। तो किसके प्रयोग के लिए किया जाता है रीठा का विस्थापन या संरक्षण? तो बालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसे दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को, मिस्टेक है इसमें। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाए तो वह क्या कहलाता है? यानी कि आपको लाभ हुआ बिना किसी को नुकसान पहुंचाए तो उसको क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। ठीक है, सहजीवी नहीं बोलते उसको, मृतोपजीवी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है आपको। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? ठीक है, आपको बताना है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है। तो ऑप्शन ए है आपका विटामिन, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है आपका वसा और ऑप्शन डी है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हल्का क्वेश्चन है भाई, बताना है आंसर आपको। जिनके शरीर का निर्माण एक कोशिका द्वारा होता है वे एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जिनमें एक कोशिका होती है उनको क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो पहला है आपका, देखिए पैरामीशियम, हाइड्रा,
स्पाइरोगायस, स्पाइरोगायरा, और जो लास्ट है आपका वो है विषाणु। ठीक है, पैरामीशियम, हाइड्रा, स्पाइरोगायरा और विषाणु। तो इसमें एक कोशिकीय जीव कौन सा है, वो है आपका हाइड्रा, ध्यान रखना है आपको, या पैरामीशियम, सॉरी पैरामीशियम। असत्य जोड़ों की पहचान करें, असत्य जोड़े की पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा असत्य है। तो ऑप्शन ए है आपका बिश्नोई आंदोलन, संत जम्बोजी। ठीक है, तो बिश्नोई आंदोलन किससे संबंधित है, संत जम्बोजी से। ऑप्शन बी है आपका चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन किससे, चंडी प्रसाद। ऑप्शन सी है नवदान्या आंदोलन, बंदाना शिवा भट्ट। और ऑप्शन डी है आपका आपिको आंदोलन, गोरा देवी। तो देखिए बिश्नोई आंदोलन संत जम्बोजी जी से संबंधित है, ये सही है आपका। चिपको आंदोलन चंडी प्रसाद से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका नवदान्या आंदोलन या बंदाना किससे संबंधित है, बंदाना शिवा भट्ट से। तो ये भी आपका ठीक है। आपका जो असत्य कथन है वो कौन सा है, ऑप्शन डी आपिको आंदोलन, गोरा देवी। नेक्स्ट है असत्य कथन की पहचान करें। इसमें भी आपको क्या बताना है, असत्य बताना है। आम पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आम पकाने में किसका, कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन बी है दूषित जल के सेवन से टाइफाइड होता है। ऑप्शन सी है सरसों एक बीज पत्री पौधा है। ठीक है, अब तक के जो दो ऑप्शन थे शुरू के वो ठीक है। सरसों एक बीज पत्री पौधा है। ठीक है, ये क्या है आपका, असत्य है। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत माना जाता है। इनमें से कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत माना जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। ठीक है, तो बताना है इसमें कि कौन सा साहित्यिक स्रोत माना जाता है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका भी। ये दो क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो भाई आपको क्लास कैसी लगी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं एक और मज़ेदार नेक्स्ट क्लास में इसी के जैसी। ठीक है, और आपको अगर क्लास की PDF है चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।